ऑल राइट, सो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा GTQ सेशन ऑफ गेट 2024 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट के कुछ अच्छे सवाल जो एनवायरमेंटल साइंसेज में आ चुके हैं ऑलरेडी पिछले 3 सालों में 2021, 22 एंड 23, और वो ओवरलैप भी कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ। तो ये सिविल और एनवायरमेंटल साइंसेस में भी अकेले सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का वेटेज 10 मार्क्स का होता है। तो आप ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये एनवायरमेंटल साइंसेस में, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, एनवायरमेंटल साइंसेस में पूरा एक सब्जेक्ट होता है ये। तो ऐसे में ये जो सवाल आ रखे हैं, टोटल 19 क्वेश्चंस आर देयर इन द पास्ट 3 इयर्स। तो सारे 19 क्वेश्चंस को अभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे जो एनवायरमेंटल साइंसेस का पेपर भरे हैं ऑप्शनल, गेट में जो एग्जाम दे रहे हैं सिविल का, जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंसेस ऑप्शनल भरा है, उनको भी इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। और इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे ही हैं, कंबाइंड है मतलब ये। तो ओवरऑल सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ये सारे के सारे PYQs है जो पिछले 3 सालों में एनवायरमेंटल साइंसेज में आए हैं, सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो पहले सवाल से शुरू करते हैं डायरेक्टली। और ये सवाल देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, दे आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कह दो या आप इसको एप्टीट्यूड बोल लो। एप्टीट्यूड जैसे कि नाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट इन इंजीनियरिंग, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो एप्टीट्यूड बेसिस पे ही कई सारे सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला सवाल, ये गेट 2021 में आया हुआ एक 1 मार्क MCQ है। जरा देखिए इसको। द टेबल बिलो शोज द कार्बन कंटेंट ऑफ 4 सैंपल्स ऑफ पाउडर्ड कोल। इफ दीज 4 सैंपल्स आर मिक्स्ड कंप्लीटली, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट कार्बन परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर बाय वेट। मतलब अगर हम इनको मिक्स कर दें, 4 सैंपल्स आर मिक्स्ड कंप्लीटली, जिसमें कि सैंपल नंबर 1 जो एक कोल का सैंपल है, जिसमें उसका मास है कोल का 2 kg और कार्बन परसेंटेज 88% है। तो जब ये सब मिक्स हो जाएंगे, जैसे ही सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, 1 kg, 2 kg, 1 kg, 90%, 80%, 90%, तो ओवरऑल कार्बन परसेंटेज जब इन सबको मिक्स कर दिया जाएगा तो ओवरऑल कार्बन परसेंटेज कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, इसको सिंपली वेटेड मीन से आप बता सकते हो। देखिए, तो परसेंटेज कार्बन इन द मिक्स विल बी इक्वल टू, वेटेड मीन हम बहुत बार करते आ रहे हैं, बस वही चीज इसमें करनी है। तो 2 kg सैंपल है, उसमें 0.88 मतलब 88% कार्बन है, प्लस 1 kg सैंपल है, उसमें 90% कार्बन है, प्लस इसके बाद 2 kg सैंपल है, उसमें 80% कार्बन है, प्लस 1 kg सैंपल है, उसमें 90% कार्बन है, और डिवाइड कर दीजिए टोटल मास से, तो टोटल मास हो गया 2, 4, 5 एंड 6, तो 6 kg इज द टोटल मास। फाइंड आउट दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो 2 × 0.88 प्लस 0.9 प्लस 1.6 प्लस 0.9 divided by 6 multiplied by 100, that is 86%. That's our answer. This is the answer. तो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को एक बार पॉज जरूर करें और एक बार खुद भी चेक करें कि आपका जो आंसर आ रहा है वो हमसे मैच हो रहा है या फिर नहीं। ठीक, राइट। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल अगेन एक गेट 2021 1 मार्क MCQ। ध्यान दीजिएगा, गेट एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम हो जाती है, और कई बार तो सिविल में कई स्टूडेंट्स का बहुत पीछे का रैंक आया था जो कोई काम का नहीं था, लेकिन उनको एनवायरमेंटल साइंसेस ने बचा लिया। एनवायरमेंटल साइंसेस ऑलरेडी आप 55-60 मार्क्स तक आप प्रिपेयर कर चुके हो। ये एडिशनल चीज़ें जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, इससे आपको 2-4 नंबर भी एक्स्ट्रा अगर मिल जाते हैं, कुछ नई चीज़ें यहाँ से आपको पता लग जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग जाते हैं, तो उन 2-4 नंबर से रैंक काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। 55 मार्क्स पे पिछली बार आई थिंक अंडर 50, 27-28 रैंक की थी 55 मार्क्स पे। 65 मार्क्स पे तो टॉपर थे,
और 55 मार्क्स पे 27 28 रैंक ऐसे कुछ थी, 58 मार्क्स पे सॉरी, और 55 मार्क्स पे थी 40 रैंक। तो आप सोचिए कि अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर लेते हो, थोड़ा सा और 2-4 सवाल अगर यहाँ से और बन जाते हैं आपके, तो इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम आपकी पूरी, उसमें आपका एक रैंक अच्छा आने की पूरी चांसेस बनती है। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, गेट 2021 का 1 मार्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, हाईएस्ट प्रेफरेंस टू लोवेस्ट प्रेफरेंस। मतलब जब हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये एक मैनेजमेंट का तरीका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने का, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वो ये कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में कि जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि इन द फर्स्ट प्लेस कचरा प्रोड्यूस ही ना हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि रिड्यूस करना। उसका सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपने कुछ कंज्यूम किया है तो बेटर है उसको बार बार रीयूज करिए अगर आप कर सकते हैं। अगर वो फूड जैसी चीज नहीं है, जैसे कोई प्लास्टिक जैसी चीज है, प्लास्टिक कंटेनर है कोई, इफ यू कैन यूज इट इफ दैट प्लास्टिक इज इन द परमिसिबल कैटेगरी, जिसको आप रीयूज, कुछ प्लास्टिक होते हैं जो रीयूज नहीं भी कर सकते, सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाते हैं, कुछ यूज आप बार बार कर सकते हो तो रीयूज करिए। मेटल्स होते हैं, मेटल्स को आप रीयूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो रिसाइकिल करके उसको कोई नया प्रोडक्ट बनाइए। वो नहीं कर सकते तो उससे कुछ कंपोस्टिंग वगैरह हो सकती है, जैसे फूड वेस्ट की कंपोस्टिंग होती है तो वो करके उससे कुछ बढ़िया मैन्योर बनाइए। वो नहीं कर सकते तो उससे कुछ एनर्जी बनाइए, जैसे इंसिनरेशन या पायरोलिसिस। अगर वो नहीं हो पा रहा है, जो लास्ट में बच जा रहा है, तो लास्ट में लीस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी लैंड फिलिंग की, क्योंकि लैंड हमारे पास लिमिटेड है, इन्फिनिट लैंड नहीं है। तो हर चीज अगर हम लैंडफिल में ही डालते चले जाएंगे तो हमारा जो लैंड है वो भी एक ना एक दिन खत्म होगा, और उसके साथ साथ उस कचरे में टेक्निकली नथिंग इज वेस्ट, टेक्निकली कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, वो हमारे किसी काम की नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से हम उस इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कचरे में या वेस्ट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है वो लैंड फिलिंग है, तो लैंड फिलिंग हमेशा लास्ट में होगा। तो ये वाला चौथा ऑप्शन कभी नहीं होगा। लैंड फिलिंग की प्रायोरिटी हमेशा सबसे कम होगी, हाईएस्ट टू लोवेस्ट लिखा है ना, तो लोवेस्ट प्रेफरेंस हमेशा लैंड फिलिंग की होगी। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसके ऊपर जो होती है वो होती है एनर्जी रिकवरी। सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है कि एट द फर्स्ट प्लेस कचरा प्रोड्यूस ही ना हो, अगर वेस्ट मिनिमाइज ही हो जाएगा तो यहां तक की नौबत ही नहीं आएगी। तो रिड्यूसिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। रिड्यूस करें, रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो रीयूज और रिसाइकल करें, वो नहीं हुआ तो एनर्जी रिकवरी और लैंड फिलिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बात समझ में? राइट। तो इसमें क्या है, देखिए पहले रीयूज को प्रायोरिटी दे रहा है। रीयूज तो तब करोगे ना जब एक बार आपने कुछ परचेज किया है, बेटर क्या होगा कि कंजम्पशन ही कम हो जाए, तो रिडक्शन हो, राइट, दैट इज ऑलवेज बेटर। और एनर्जी रिकवरी पहले नहीं होगी, पहले उसकी रीयूजिंग होगी, जितनी बार रिसाइकलिंग हो सकती है वो होगी, उसके बाद एनर्जी रिकवरी होगी। इसलिए ये भी हट गया और ये भी हट गया, बचा ऊपर वाला ऑप्शन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन 1 मार्क MCQ। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट। मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट, जो ज्यादा बायोडिग्रेडेबल है वो बताना है आपको, और फिर उससे कम और उससे कम। तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट बायोडिग्रेडेबिलिटी पे हमें काम करना है। तो अब ये देखिए 3 चीजें हैं, एक फूड वेस्ट है, फिर न्यूज़पेपर है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो एक बात बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल कौन है? वो है फूड वेस्ट, ऑफ कोर्स, है ना, ये हम सब जानते हैं कॉमन सेंस से। तो न्यूज़पेपर और पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। जिसमें फूड वेस्ट पहला है वही फर्स्ट या थर्ड में से कोई ना कोई आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पे कौन सा होगा? अब आप सोचो, न्यूज़पेपर होगा या पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा? न्यूज़पेपर या पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। न्यूज़पेपर, क्यों? न्यूज़पेपर भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, थोड़े कम बायोडिग्रेडेबल होते हैं फूड वेस्ट से, थोड़े नहीं, काफी कम बायोडिग्रेडेबल। और पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑलमोस्ट, क्योंकि उसका बायोडिग्रेडेबिलिटी है 300-400 साल की, इतना ज्यादा टाइम में डिग्रेडेशन होना इज लाइक नेवर बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज हमारी लाइफ टाइम में तो बायोडिग्रेडेबल होते हुए हमको तो नहीं दिख रहा।
हमने आज जो वेस्ट प्रोड्यूस किया है वो हम चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन फिर भी वो बायोडिग्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 300-400 साल में बायोडिग्रेड होता है। तो टेक्निकली वील से इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत लंबा समय हो तो फूड वेस्ट, देन न्यूज़पेपर एंड देन पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। सो दिस इज द आंसर, ओके, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट यहां से आप समझते जाइए, इसी तरह से रिलेट कर करके आप आंसर करेंगे अपने एग्जाम में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, एक एनालिसिस का तरीका होता है, एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अप्रॉक्सीमेट को ही प्रॉक्सिमेट बोलते हैं। फिर दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस, एक होता है प्रॉक्सिमेट और दूसरा होता है अल्टीमेट। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो होता है ना, वो इनिशियल एनालिसिस होता है जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट, कार्बन कंटेंट, ये सब वगैरह पता लगाया जाता है। उसकी हीट वैल्यू, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो सब पता लगाते हैं अल्टीमेट एनालिसिस में, फाइनल एनालिसिस में। तो अल्टीमेट एनालिसिस के पहले होने वाली एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस व्हेन अ 10 kg मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल, 10 kg मॉइस्चर फ्री solid sample is heated in a furnace at 950 degrees Celsius in the absence of air. In the absence of air, its mass is reduced by 6 kgs. मतलब ध्यान से समझना, ये यहां से एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास 10 kg मॉइस्चर फ्री सैंपल है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, इसको आपने 950 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है और इसमें एयर नहीं प्रोवाइड करी, एयर आपने प्रोवाइड नहीं करी, और इसका मास रिड्यूस हो गया बाय 6 kgs, यानी कि इसका मास रह गया 4 kgs। इस केस में माय डियर्स होता क्या है, जब इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं इस टेम्परेचर पे 950, आप ओवन ड्राइंग तो जानते हो 104, 105 डिग्री सेल्सियस, आप मफल फर्नेस भी जानते हो 550 से 650 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है 950 डिग्री सेल्सियस, ये और हायर टेम्परेचर है जो इंसिनरेटर्स में जाता है। ये इंसिनरेटर्स इतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 950 डिग्री सेल्सियस पे एयर प्रोवाइड ना करें तो इसमें से जितना भी वोलेटाइल कार्बन है, वोलेटाइल कार्बन, वो इसमें से लॉस हो जाता है, सारा वोलेटाइल कार्बन इसमें से लॉस होता है। तो ये समझना आप यहां पे कि अगर आप विदाउट एयर हीट करते हो इस टेम्परेचर पे तो सारा वोलेटाइल कार्बन इसमें से चला जाएगा। और फिर बोला गया है कि इफ द सेम 10 kg मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल इज हीटेड इन द फर्नेस एट द सेम टेम्परेचर बट दिस टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब अगर यही 10 किलो आपके पास सैंपल है, आपने फिर से 950 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, लेकिन इस बार एयर की प्रेजेंस में किया है, तो मास रिड्यूस हो गया बाय 7 kg, यानी कि लास्ट में बच गया 3 kgs। जो 3 kg अभी बच रहा है, इसमें होता क्या है, इसमें ऑल कार्बन गेट्स लॉस्ट, इसमें सारा कार्बन लॉस हो जाता है। ऑल कार्बन लॉस मतलब सब कुछ गैस में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो वोलेटाइल कार्बन हो या फिक्स्ड कार्बन हो, सारा कार्बन लॉस हो जाता है। सुनना ही बात, ऑल राइट। अब हमसे क्या पूछा है लास्ट में, द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन द सैंपल इज हाउ मच, फिक्स्ड कार्बन कितना। अगर ऑल कार्बन 7 kgs है, वोलेटाइल कार्बन 6 kgs है, 6 kgs का लॉस हुआ है, तो जो वोलेटाइल कार्बन जिसका लॉस हुआ है वो 6 kgs है, ऑल कार्बन जिसका लॉस हुआ है वो 7 kgs है, तो वोलेटाइल प्लस फिक्स्ड इज टोटल कार्बन और ऑल कार्बन। तो ऐसे में फिक्स्ड कार्बन कितना हो जाएगा 7 - 6 kgs। तो फिक्स्ड कार्बन वुड बी 7 - 6, दैट वुड बी 1 kg। एंड परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन दी सैंपल पूछा है, तो 1 kg फिक्स्ड कार्बन है 10 kg ऑफ द मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल में, तो कितना परसेंट हुआ, तो वो हो गया 10%, दैट्स इट। तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ गए, जब भी एयर के एब्सेंस में होगा तो वोलेटाइल कार्बन का लॉस होगा, और एयर के प्रेजेंस में होगा तो सारे कार्बन का लॉस हो जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट 950 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अगेन इसको भी थोड़ा सा सोच समझ के कॉमन सेंस से आंसर किया जा सकता है। अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस का बैच एनरोल नहीं किए थे, आप उसमें नहीं थे, तब भी ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको एक दो भी पता है, उससे भी यू कैन फिगर आउट व्हाट कैन बी द आंसर और मोस्ट प्रोबेबल आंसर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैग्नेटिक सेपरेटर किस चीज के लिए होता होगा, आप खुद ही सोचो,
खुद ही सोचो, मैग्नेटिक सेपरेटर किस चीज के लिए होता होगा? क्या साइज रिडक्शन के लिए होता होगा? क्या एल्यूमिनियम सेपरेशन के लिए होता होगा? क्या स्क्रीनिंग के लिए या फेरस मेटल रिकवरी के लिए? ये होता होगा फेरस मेटल, उसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेटर शुड मैच विथ 4, पक्का क्यू के साथ होना चाहिए 4। क्यू के साथ अगर 4 होना चाहिए तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, बचे ये 2 ऑप्शन। देखो कैसे आंसर करते हैं, सीखो कैसे आंसर करते हैं। हर चीज पता होना इट मे नॉट बी नेसेसरी, फिर भी आंसर करते हैं स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं। ठीक है, क्यों? कॉमन सेंस, एप्टीट्यूड। अगला, हैमर मिल। हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़ा क्या करता होगा? हथौड़ा, किसी चीज पे हथौड़ा चलाओगे तो वो बिखर जाएगी, चीज टूट जाएगी, साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो हैमर मिल साइज रिडक्शन करती है। तो देखो आर के साथ हो गया 1, तो देखो आर के साथ 1, क्यू के साथ 4 और आर के साथ 1। ये पक्का होने के बाद आंसर आपका ए आ गया कि नहीं? आपको मतलब ही नहीं कि ट्रॉमेल क्या होता है या एडी करंट सेपरेटर क्या होता है। अभी के लिए पता चल गया तो अच्छी बात है, याद कर लो, बड़ी खुशी की बात है, याद कर लो। लेकिन अगर नहीं भी पता है फिर भी स्टिल यू कैन आंसर। ट्रॉमेल यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, ट्रॉमेल स्क्रीन्स होती है, और मैग्नेटिक सेपरेटर हो गया, हैमर मिल हो गया, एडी करंट सेपरेटर फॉर एल्यूमिनियम सेपरेशन। डन, समझे? ये पढ़े हैं, ये वैसे एनवायरमेंटल साइंस का जो बैच होता है, गेट एनवायरमेंटल साइंसेस का जो बैच वाले होते हैं, उन्होंने डिटेल में पढ़ा है। और इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे इस तरह के होते हैं इक्विपमेंट्स जो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे पढ़े हैं। बट जो नहीं भी पढ़े उस बैच को, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट्स द पॉइंट एंड दैट्स द मोटिव ऑफ टेलिंग। ठीक है, राइट। अब देखो आगे, नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये गेट 2021 2 मार्क्स NAT। The municipal solid waste generated in a community having a population of 1 lakh is disposed on a 12 into 10 to the power 4 meter square landfill site, which can be filled to a total depth of 25 meter, including the soil cover. ठीक, तो मतलब एक जो लैंडफिल साइट है, ये साइट है 12 into 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर की, और इसमें जब आप फिलिंग करोगे, मटेरियल की फिलिंग करोगे, तो फिल करते करते आप इसको 25 मीटर की हाइट तक के फिल कर सकते हो। किससे? कचरे से, इंक्लूडिंग द सॉइल कवर। यू कैन फिल अप टू दिस हाइट, इतना हाइट तक इसको फिल किया जा सकता है। ठीक, राइट। ये एरिया कितना है? ये एरिया है 12 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। कितनी हाइट तक जाया जा सकता है? 25 मीटर की हाइट तक इसमें जाया जा सकता है, 25 मीटर की हाइट तक इसमें जा सकते हैं। ठीक है, इतनी हाइट इसमें भरी जा सकती है। पूरा ये वेस्ट है, और इंक्लूडिंग द कवर ऑल्सो। Assume that the MSW generated is at a rate of 2.5 kg per person per day and its compacted density is 800 kg per meter cube, compact होने के बाद। If the volumetric ratio of MSW and soil cover is 5:1, the useful life of the landfill site is how many years? तो पहले ये देखते हैं कि एक साल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तब पता लग पाएगा कि कितने साल तक ये लैंडफिल साइट हमारे पास काम की रहेगी। उसके बाद अपनी हाइट तक जब वो पहुंचेगी तो फिर वो किसी काम की नहीं होगी। ठीक, क्योंकि वो अपनी परमिसिबल हाइट तक पहुंच चुकी है। राइट, तो व्हाट इज द वेस्ट जनरेटेड, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन 1 ईयर पर ईयर, दैट इज इक्वल टू 2.5 kg per capita per day multiplied by 365 days multiplied by 1 lakh people, so 10 to the power 5 capita. So this is the mass, 2.5 kg multiplied by 365 days multiplied by 1 lakh, and that is 9125,0000 kgs per year, kgs per year। ठीक, इतने डेज पर ईयर है, इतने केजीज पर ईयर हो गया। ठीक, ऑल राइट। अब इसकी अगर डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम कितना हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट इतने ही मास का वॉल्यूम हो गया 9125,0000 kg पर ईयर डिवाइडेड बाय 800 kg पर मीटर क्यूब। तो डिवाइडेड बाय 800 कर दें
तो ये हो गया 114062.5 मीटर क्यूब पर ईयर। ये तो हो गया सॉलिड वेस्ट, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड सॉइल कवर इज 5:1। मतलब अगर ये 5 भाग है तो वो 1 भाग है। आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स, दिस इज 5 पार्ट एंड दैट इज 1 पार्ट। तो इफ दिस इज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, कवर वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज हाउ मच? कवर वॉल्यूम रिक्वायर्ड is 114062.5 इंटू क्या करेंगे? 1/5 करेंगे या 1/6 करेंगे? 1/5 करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 पार्ट है तो अगर 5 पार्ट्स इतना है तो 1 पार्ट कितना है? तो उसका 1 पार्ट इतना हो गया। तो 114062.5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 22812.5 और बस इतना मीटर क्यूब पर ईयर। दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब नाउ दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल पर ईयर, दैट इज दिस मच वॉल्यूम प्लस 114062.5 दैट इज इक्वल टू 136875 मीटर क्यूब पर ईयर। हाउ मच इज द एरिया? एरिया अवेलेबल इज 12 into 10⁴। सो एक साल में जो हाइट ऑफ लैंडफिल रेज हो जाएगा पर ईयर, हाइट ऑफ लैंडफिल रेज्ड पर ईयर, ये कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ लैंडफिल रेज्ड पर ईयर वुड बी 136875 मीटर क्यूब पर ईयर डिवाइडेड बाय 12 into 10⁴ मीटर स्क्वायर। चलिए, तो 136875 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 10⁴, दिस इज 1.14 मीटर पर ईयर। सो हाउ मेनी ईयर्स टू रीच 25 मीटर? सो द टोटल लैंडफिल लाइफ की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी 25 मीटर डिवाइड बाय 1.14 मीटर पर ईयर। सो 25 डिवाइड बाय 1.14 इज 21.929 ईयर्स विच यू विल राउंड इट ऑफ एज 22 ईयर्स। क्या बोला है? राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो जो भी नियरेस्ट है तो दैट इज 22। सो आंसर इज 22 ईयर्स। So this is how, my dears, we will solve this question. अब बताओ, इस क्वेश्चन के तरह के सवाल आपने पहले भी कर रखे हैं, बस उसी तरह का ये सवाल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसके रिलेटेड थोड़ा सा एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अ मैकेनाइज्ड स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम, एक मैकेनाइज्ड स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम जिसको शॉर्ट में SCSB कहते हैं, इज प्रपोज्ड फॉर, एक हॉल्ड कंटेनर सिस्टम होता है, एक स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम होता है। ठीक, ये स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम क्या होता है? जब आप अपने आसपास में देखते हैं कि जैसे आपने कोई कूड़ा प्रोड्यूस किया, यू हैव प्रोड्यूस सम ट्रैश, दैट ट्रैश इज बीइंग केप्ट इन अ कंटेनर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज द कंटेनर इज देयर ओनली। जो म्युनिसिपल ट्रक्स आ रही हैं उस कंटेनर को खाली करके वो कंटेनर का पूरा कचरा अपने अंदर डाल दे रही हैं और उस कंटेनर को दोबारा वहीं पे रख दे रही हैं। दे आर कीपिंग द कंटेनर देयर ओनली एंड देन दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंटेनर। फिर उस कंटेनर को खाली किया और फिर कंटेनर वहीं रख दिया, उसको कहते हैं स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम। ये हॉल्ड कंटेनर सिस्टम क्या होता है? हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में कंटेनर उठा के लेके जाया जाता है और उसकी जगह एक दूसरा कंटेनर रख दिया जाता है। उठा लेते हैं कंटेनर और उसकी जगह दूसरा कंटेनर रख देते हैं, फिर उठा लेते हैं उसकी जगह दूसरा कंटेनर रख देते हैं, उसको हॉल्ड कंटेनर सिस्टम कहते हैं। अभी फिलहाल स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम की बात हो रही है। तो मैकेनाइज्ड स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम इज प्रपोज्ड फॉर वेस्ट कलेक्शन फ्रॉम अ कमर्शियल एरिया। द कंटेनर अनलोडिंग टाइम इज 0.1 आवर्स पर कंटेनर। मतलब किसी एक लोकेशन पे ये डंपर आया, ठीक है, और इसने कलेक्ट करना है, इसको कलेक्ट करना है कचरा यहां से, ट्रैश यहां से, और यहां पे 2 कंटेनर्स रखे हुए हैं। देयर आर 2 कंटेनर्स, 1 and 2. द कंटेनर अनलोडिंग टाइम इज 0.1 आवर्स पर कंटेनर। तो एक साइट है, दिस इज वन साइट, साइट नंबर 1, ठीक। यहां पे पहुंचा, इस कंटेनर को अनलोड किया और फिर इस कंटेनर को भी अनलोड किया। 0.1 आवर्स इसके, 0.1 आवर्स इसके, तो यानी 0.2 आवर्स। और फिर उसके बाद इस साइड से फिर वो दूसरे साइड पे चला गया, ये साइड 2 पे चला गया,
साइट 2 पे गया, वहां पे भी 2 कंटेनर रखे हुए हैं। ऐसे ही फिर साइट 3 में चला गया, साइट 3 में वहां पे भी 2 कंटेनर रखे हुए हैं। तो ऐसे करते करते हर साइट में 2-2 कंटेनर रखे हैं, लेकिन एक साइट से दूसरी साइट में जो ड्राइविंग है उसमें लग रहे हैं 0.2 आवर्स, फिर यहां से यहां की ड्राइविंग में 0.2 आवर्स, मतलब साइट में 0.2 आवर्स और एक साइट से दूसरे साइट तक ड्राइव करने के लिए 0.2 और, तो 0.4 आवर्स लगे। द मैक्सिमम वेस्ट पिकअप टाइम इज 2.4 आवर्स पर ट्रिप। ये पिकअप टाइम क्या होता है? ये पिकअप टाइम वो होता है जब पहली बार ये कंटेनर को खाली करना शुरू किया और आखिरी कंटेनर को फाइनली खाली किया, उस पूरे टाइम को बोलते हैं पिकअप टाइम। तो पूरा टाइम यहां पे नीचे डिफाइन भी कर दिया, बताओ जिनको नहीं पता उनके लिए डिफाइंड भी है कि द पिकअप टाइम स्टार्ट्स एट द इंस्टेंट द ट्रक अराइव्स एट द फर्स्ट पिकअप लोकेशन एंड एंड्स व्हेन द लास्ट कंटेनर ऑन द रूट इज एम्प्टीड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेशंस, अब सवाल पे आ गए कि कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस कैन बी कवर्ड इन अ ट्रिप। ये पूरी एक ट्रिप है इसकी, तो कितने ट्रिप से कवर कर पाएगा बाय द कलेक्शन व्हीकल। ठीक है, तो अगर 2.4 आवर्स है इसके पास एक ट्रिप में, और यहां पे एक पूरा साइकिल को कंप्लीट करने, मतलब एक पूरा सेट को कंप्लीट करने में 0.4 आवर्स लगते हैं, 0.4 आवर्स लगते हैं, तो 0.4 आवर्स ये है पर ट्रिप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेशंस विच कैन बी कवर्ड, तो पर लोकेशन, सॉरी 0.4 आवर्स पर लोकेशन, कि एक लोकेशन में इतना समय लग रहा है, फिर दूसरे लोकेशन को निकल पड़ा, फिर वहां पे उतना समय लगा 0.2 आवर्स, फिर तीसरे लोकेशन को निकल पड़ा, फिर वहां पे, तो 2.4/4 दैट इज इक्वल टू 6। दैट्स इट। ठीक है ना, तो है ना 2.4 मोड कहां गया, मोड ही चेंज हो गया इसका, मोड यस, तो 2.4 यस ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 6। तो 6 नंबर ऑफ स्टॉप्स ये इसको लेंगे, मतलब 6 नंबर ऑफ साइट्स को, ये साइट 1, साइट 2, साइट 3, वैसे ही साइट 4, साइट 5, साइट 6, ऐसे करके 6 साइट्स को ये एम्प्टी कर सकता है एक पूरी अपनी ट्रिप में। ये है इसका मतलब। तो समझ गए स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम क्या है ना? राइट, अगेन लॉजिक से हो गया, बस स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट leachate generated from a legacy municipal solid waste dumping site has to be collected and managed carefully। मतलब एक लॉन्ग टर्म से एक म्युनिसिपल लैंडफिल साइट है वो चली आ रही है, उसको लेगेसी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट बोल सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लीचेट फ्रॉम सच अ साइट। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में? ट्रीटमेंट ऑफ लीचेट फ्रॉम सच अ साइट। सेटलिंग चैम्बर फॉलोड बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन यूनिट्स आर यूज्ड। लीचेट को ट्रीट करने के लिए क्या हमें सेटलिंग चैम्बर्स की नीड होती है? लीचेट को ट्रीट करने के लिए माय डियर सेटलिंग चैम्बर्स आर नॉट नीडेड बिकॉज दे कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड दोज फाइन पार्टिकल्स विल नॉट बी एबल टू सेटल। सो देयरफॉर द सेटलिंग चैम्बर फॉलोड बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन, ये गलत हो गया। मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यूनिट्स टारगेटिंग डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड। यस, कुछ ऐसे यूनिट्स चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर घुल चुका है उसमें, लीचेट पूरा डिसॉल्व करके आ रहा होता है। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो जो सॉल्ट्स जो कि आपके वेस्ट में प्रेजेंट होंगे वो सब उसमें घुल जाएंगे, तरह तरह के सॉल्ट्स होते हैं, तो ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। ओनली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स लाइक ASP विथ एक्सटेंडेड एरेशन आर रिक्वायर्ड। नॉट एट ऑल। उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों होता है। तो ओनली बायोलॉजिकल बोलना, इस तरीके से ओनली वर्ड लगा के बोलना, ये एब्सोल्युटली गलत है। ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनारोबिक एरोबिक ट्रीटमेंट, ओनली अगर लगा देता है ना, जनरली एक जनरल ट्रेंड समझिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जब भी कभी एक एडमेंट वर्ड होता है कि ओनली और यही होगा, यही होना चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकता, जनरली वो स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो गलत ही होते हैं, क्योंकि एकदम एडमेंटली बोल दे रहा है कि यही होगा। कभी कभी हो सकता है, बट इन रेयर केसेस व्हेन द प्रोसेस इज लाइक दैट कि भाई एरोबिक प्रोसेस है तो इट हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस, तो वो बात तो सही है। लेकिन बहुत बार जैसे आप यहां पे बोल रहा है एक जनरल चीज के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक करके ओनली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट या ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनारोबिक एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट, तो ये सही नहीं है। यहां पे जैसे ऑर्गेनिक मैटर,
सॉल्ट्स दोनों को बोल रहा है, तो ये चीज सही लगती है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो गया। ठीक, राइट। इसके बाद वैसे तो इसकी पूरी थ्योरी है इसकी, अगर मैं आपको सिर्फ अगर सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट दिखाऊं टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, तो सिर्फ सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये 8 चैप्टर आते हैं। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरा एक चैप्टर है, जो मैंने आपको अभी हल्का फुल्का बताया कि क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो एक चैप्टर है। फिर SWM रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये चैप्टर 2। चैप्टर 3 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, hazardous waste management, soil contamination, biomedical waste management, plastic waste management and e-waste management. So many chapters are there. See chapter number 3. This is chapter number 3, loading. This is disposal of MSW. काफी डिटेल में चलता है, देखो आप। तो फिर भी हम अभी एंड टाइम पे आप इतना सब नहीं कर सकते, so don't worry about this. अभी एंड टाइम पे don't worry about all this. Just focus कि कैसे हम अपने कॉमन सेंस से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, यह है मुद्दा यहां पे। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि देखो क्या होगा कि जैसे अभी मैंने ये आपको बताया, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको ना ये इसके नोट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी पॉइंट नहीं है इन सब चीजों का। रीजन पॉइंट ऑफ व्यू ये है समझने का, क्योंकि अभी एक हफ्ते में तो एग्जाम ही है, और इसीलिए हमें ये सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग हमारे आंसर्स को डिड्यूस कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन में हमने कर दिया है कि नहीं, और कुछ जो 2-4 कॉन्सेप्ट आ रखे हैं उनको यहीं पे समझ लो, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा सिविल भी तो रिवाइज करना है, इतना सारा सिविल के 14 सब्जेक्ट हैं, वो भी रिवाइज करने हैं, है ना। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझिए कि कैसे सोचना है। चलिए इसके बाद देखिए, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इस कॉन्सेप्ट को बताता है, इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है? क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाम से ही काम समझिए। प्रोड्यूसर मतलब जिसने कुछ प्रोड्यूस किया, जिसने कुछ बनाया, जिसने कुछ क्रिएट किया। तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जब हमने किसी से कोई वस्तु खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर है, अब ये केसीओ कंपनी का है, अब इस केसीओ कंपनी का हमने कैलकुलेटर खरीदा, तो इस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि अगर ये एंड ऑफ लाइफ पे आ जाए, मतलब अब ये किसी हमारे काम का नहीं रहे, ये खराब हो चुका है, बन भी नहीं रहा, ठीक भी नहीं हो रहा, तो कंपनी हैज टू टेक इट बैक, और उस एवज में दूसरे प्रोडक्ट पे या तो कोई डिस्काउंट वगैरह दे दे हमको, या फिर इसी का कोई एक वैल्यू हो तो वो वैल्यू हमें प्रोवाइड कराए, जो भी इसकी स्क्रैप वैल्यू वगैरह होगी। तो जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक की जिम्मेदारी है, वो प्रोडक्ट जब किसी काम का नहीं रहे तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो अगर इसको ऐसे ही किसी काम का नहीं रहेगा तो लोग ऐसे ही फेंक देंगे, और ऐसे में क्या होगा, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा ये प्रोडक्ट। तो कंपनीज की जिम्मेदारी होती, इसी जिम्मेदारी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ और अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, दोनों ही बातें ठीक है। अंटिल द एंड ऑफ लाइफ मतलब जैसे कोई खाने की वस्तु, जैसे ये कोई खाने की वस्तु नहीं है, तो इसकी लाइफ खत्म होने के बाद भी ये किसी दूसरे फॉर्म में रिसाइकल वगैरह किया जा सकता है। खाने की वस्तुएं जो होती हैं वो अंटिल द एंड ऑफ लाइफ ही काम आती है, उसके बाद वो काम की नहीं रहती। तो अंटिल द एंड ऑफ लाइफ। तो ए और डी जो ऑफिशियल आंसर की था गेट का, गेट 2022 का 1 मार्क का, MSQ नहीं है, MCQ है। उन्होंने आंसर ये दिया है, जिन्होंने ए आंसर मार्क किया है वो भी करेक्ट है, और जिन्होंने डी आंसर मार्क किया है वो भी करेक्ट है, क्योंकि खाने की चीजों के लिए एंड ऑफ लाइफ के बाद वो डिकम्पोज या डिग्रेड जब हो जाती है चीजें, तो वो फिर किसी काम की नहीं रहती। तो ये अंटिल आ जाता है उन तरह की चीजों के लिए, और उन तरह की चीजों के लिए जो कि डिग्रेड नहीं होती है, जैसे कि मेटल या फिर प्लास्टिक्स, ये सब चीजें, तो वो इवन आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट कैन बी पुट टू अ बेटर यूज। दैट्स द पॉइंट हियर। ठीक, राइट, ऑल राइट। अब हमारा अगला सवाल है, ये गेट 2022 का 2 मार्क्स NAT है। इस सवाल को पढ़िए और फिर से देखिए और समझिए कि किस तरीके से कॉमन सेंस पे बेस्ड इस सवाल है, जो कि इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी फर्नेस एंड ऑल, जस्ट बाय नोइंग कि हाँ भाई हीट भी बैलेंस होती है, एनर्जी भी बैलेंस होती है,
बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वहां से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. रीड इट. तो फिगर बिलो गिव्स द हीट इनफ्लो इनटू द फर्नेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट along with the heat outflows from the furnace. कुछ हीट इनफ्लो हुआ, फर्नेस से कुछ हीट आउटफ्लो भी हुआ. Assume that the total heat loss equal to 3% of the heat released while burning the waste. मतलब वेस्ट को बर्न किया, वेस्ट जो अंदर डाला जा रहा है इस फर्नेस में, एक भट्टी है, इंसिनरेटर है, उसमें वेस्ट को डाल रहे हैं और वेस्ट डालने का रेट है कि हर घंटे 70 kgs ऑफ द वेस्ट अंदर डाला जा रहा है और उस वेस्ट को हवा भी दी जा रही है, एनर्जी दी जा रही है, और उस एयर की जो एनर्जी है वो है 300 किलो कैलोरीज पर आवर. उस पर भी कुछ एनर्जी है, मतलब एयर जब आप दे रहे हो तो इट ऑल्सो कंटेन्स सम एनर्जी इन इट एंड दैट इज 300 किलो कैलोरीज पर आवर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. तो उसको हीट करने के लिए, वेस्ट को हीट करने के लिए एयर प्रोवाइड की जा रही है एंड दैट टू हैविंग सम हीट इन इट. सो इसके बाद बाहर फ्लू गैसेस निकल रही हैं. जो गैसेस बाहर निकलती हैं उनको फ्लू गैसेस बोलते हैं. वो है 90,000 किलो कैलोरीज पर आवर की एनर्जी कंटेन कर रही हैं. कुछ एशेस निकल रहे हैं, उसमें एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरीज पर आवर, और कुछ हीट है जो लॉस भी हो रही है, जो कि किसी काम में यूज नहीं हो पा रही है, जो क्लियर कट लॉस है. तो अब हमें यह बताना है, अच्छा, सेंसिबल हीट ऑफ द वेस्ट इज नेग्लिजिबल, मतलब वेस्ट की जो इंटरनल हीट है वो अभी नेग्लिजिबल है, वो बिल्कुल भी नहीं कंसिडर की जा रही है. हो सकता है वेस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई हीट प्रेजेंट हो. कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वेस्ट इज एंश्योर्ड, मतलब वेस्ट फुल्ली बर्न होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता बर्निंग से. इफ द वेस्ट फीड रेट इनटू दिस प्लांट इज 70 kgs पर आवर, द हीट कंटेंट ऑफ द वेस्ट इन किलो कैलोरीज पर केजी राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इज. कितना हीट वैल्यू होगा इस वेस्ट का राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस? क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं, सिंपल है. कितना हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट. हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, बस खत्म कहानी. तो हीट इनपुट कितना है देखिए, 70 kgs पर आवर के रेट से वेस्ट अंदर डाला जा रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी कितनी है पर केजी, किलो कैलोरीज कितना है, वही हमें बताना है. वो हमें नहीं मालूम, यही हमारा अननोन है. वी डोंट नो दिस, सो लेट इट बी. प्लस एयर भी अंदर डाली जा रही है 300 किलो कैलोरीज पर आवर के रेट से, ये एनर्जी या हीट अंदर इनपुट दे रही है. आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है 90,000 किलो कैलोरीज पर आवर का, प्लस 10,000 किलो कैलोरीज पर आवर का, 10,000 किलो कैलोरीज पर आवर का, और कुछ हीट लॉस भी हो रहा है. हीट लॉस हो रहा है 3% ऑफ द हीट रिलीज, मतलब ये है पूरा हीट रिलीज्ड, हीट लॉस इसका 3% हो रहा है. तो इसी को आप एक काम करो 1.03 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हीट लॉस भी इंक्लूड हो गया. या तो इसमें आप अलग से इसका 3% ऐड करो, या इसको 1.03 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है. बस यहां से आपको ई निकालना है, दैट्स इट. सो सिंपल, राइट? 90,000 प्लस 10,000, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 1.03, 1,03,000 माइनस 300 किया हमने, डिवाइड बाय 70 किया, तो आ गया 1467.14. क्या यूनिट आएगा इसका? यूनिट अपने आप आ जाएगा. देखो, ये किलो कैलोरी पर आवर था जो यहां पे हमने ऐड किया, और जो माइनस भी किया वो भी सेम यूनिट में था. फिर जब हमने डिवाइड किया 70 से तो वो केजी पर आवर में था, तो केजी पर आवर वाला डिवाइड हो गया, तो पर आवर से पर आवर कट गया. आपका आंसर किलो कैलोरी पर केजी, जिसमें आपको चाहिए किलो कैलोरी पर. इसमें ध्यान देना, किलो कैलोरी पर केजी पूछ रहा है, किलो कैलोरी पर टन पूछ रहा है ना, तो उस हिसाब से आंसर करना. तो ये हो गया 1467.14, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस बोल रहे हैं हमें, तो ठीक है भाई, 1467.1.2 किलो कैलोरी पर केजी यू कैन गिव योर आंसर. व्हाट इज द ऑफिशियल आंसर की? ऑफिशियल आंसर की जो है गेट की जो है, गेट कब का है? 2022 का 2 मार्क NAT है. गेट 2022 2 मार्क्स NAT. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ऑफिशियल आंसर की है 1467 से 1469. इसके बीच में वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग दैट इज करेक्ट. 1467.0
देखो जब बोल रहा है ना 1 डेसिमल प्लेस में आंसर करना है तो ये पॉइंट में कुछ तो लगाना पड़ेगा, चाहे 0 ही क्यों ना हो। 1467 से 1469.0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये एमएसक्यू है, ठीक, ये कंपोस्टिंग से रिलेटेड है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक वेजिटेबल पीलिंग्स फ्रॉम किचन आर यूजुअली प्रोसेस्ड बाय कंपोस्टिंग टेक्निक्स। ठीक बात है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम कंपोस्टिंग टेक्निक से प्रोसेस करते हैं, ठीक है ये तो बात। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला, वर्मी कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली फास्टर देन विंडरो कंपोस्टिंग, however वर्मी कंपोस्टिंग इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑन लार्ज कमर्शियल स्केल। वर्मी कंपोस्टिंग किससे होती है? वर्मी कंपोस्टिंग इज द कंपोस्टिंग डन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स की मदद से होती है। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना, वो एक जगह पर इकट्ठा करके आप उसको जल्दी जल्दी डिकम्पोज करवा सकते हो, लेकिन बहुत बड़े वेस्ट के लिए अर्थवॉर्म्स को कंट्रोल कर पाना वुड नॉट बी पॉसिबल, कि उनका मूवमेंट कहां हो रहा है, उनके मूवमेंट को होना एंश्योर करना विल नॉट बी पॉसिबल। इन शॉर्ट distances, in short piles of small piles of waste, earthworms are very effective, but in very large piles earthworms का सहारा नहीं लेकर के हम माइक्रोब्स का सहारा लेते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होंगे, और एरोबिक कंपोस्टिंग चाहो या फिर एनारोबिक चाहो, आप कैसे भी उसको करवा सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट सही है जिसमें कह रहा है वर्मी कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली फास्टर। बिल्कुल सही बात है, फास्टर होती है। अर्थवॉर्म्स कैन डू इट मच फास्टर देन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑन लार्ज कमर्शियल स्केल। ये भी बात बिल्कुल सही है। द विंडरो हाइट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जो विंडरो कंपोस्टिंग होती है, विंडरो कंपोस्टिंग नाम से ही समझो, रोज में आप वेस्ट को यहां पे ऐसे प्लेस करते चले जाते हो और उसमें विंड प्रोवाइड करते हो, मतलब उसमें विंड वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें से हवा फ्लो करती रहे, हवा ब्लो करती रहे, हवा का इसमें से निरंतर प्रवाह चलता रहे। ऐसे बड़े बड़े हम एरेटर्स वगैरह लगा देते हैं, फैंस लगा देते हैं, तो हवा इसके थ्रू आर पार चलती रहती है। जब ऐसा होता है तो एरोबिक कंडीशंस मेंटेन रहती है। तो विंडरो हाइट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज लार्ज विंडरो हाइट may cause compaction due to the self weight. It's not that case basically. Reasoning is incorrect. Large window height may cause compaction due to self weight. Compaction होने से दिक्कत नहीं है, ये compaction को परेशानी बता रहा है। Compaction is not the परेशानी। परेशानी is कि अगर आप विंडो हाइट्स को बड़ा करते जाते हो तो बड़े विंडो हाइट्स होने की वजह से वहां पे जो वेस्ट है उसमें एयर पैसेज होने में दिक्कत होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो दब जाएगा वेस्ट। कॉम्पैक्ट होना ये उसका रिपरकशन है कि कॉम्पैक्ट होने की वजह से एयर उसमें से पास नहीं हो पाती है। विंडो हाइट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज लार्ज विंडो हाइट्स में कॉज कॉम्पैक्शन। दिस रीजनिंग इज इनकरेक्ट। ये रीजनिंग नहीं है, ये उस रीजन का फिर काउंटर रीजन है, समझे? तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। द विंडो हाइट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, नहीं, लार्ज तो होना ही नहीं चाहिए। विंडो हाइट की एक लिमिट होती है। अर्थवॉर्म्स फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वन यूजिंग एंजाइमेटिक सिक्रीशंस। ये भी सही बात है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में भी कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स को भी उन एंजाइम्स से मदद मिलती है जो कि अर्थवॉर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो earthworms facilitate the growth of the microorganisms using these enzymatic secretions. They break down the complex organic molecules to the very simpler forms. इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे शुगर्स होती हैं बड़ी बड़ी, कार्बोहाइड्रेट्स बड़े बड़े, they break down into small glucose molecules and then they can be consumed by the microorganisms much easily. तो चौथा वाला बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड द फोर्थ वन इज करेक्ट, ए एंड डी। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा है, जैसे एमएसक्यू है, अब इसमें ये स्टेटमेंट देख करके इसका इमीडिएट रीजन क्या है, आपको वो ही आंसर मार्क करना है कि विंडो हाइट छोटी क्यों नहीं चाहिए। क्या कॉम्पैक्शन से हमें दिक्कत है? क्या दिक्कत कॉम्पैक्शन से नहीं है।
दिक्कत किससे? दिक्कत है हवा उसके आर पार नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो विंडरो अगर साइज बहुत बड़ा हो जाएगा विंडरोज का, ये वेस्ट आपने ऐसे पाइलिंग अप कर दी तो यहां पे डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, दब जाएगा वेस्ट, और इसके क्या होगा, जब हवा इसमें से फ्लो कराओगे तो इसमें से हवा पास नहीं हो पाएगी। तो एरोबिक कंपोस्टिंग चाह रहे हो आप, विंडरोज तो तभी बनाते हैं जब एरोबिक कंपोस्टिंग होती है, तो वो हो नहीं पाएगी। तो इमीडिएट कारण कॉम्पैक्शन होना नहीं है, कॉम्पैक्शन होने की वजह से जो एयर के प्रवाह में, एयर के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट तो ऐसे कोई भी वेस्ट हो सकता है, बट उसमें हम करना क्या चाहते हैं, उसमें हम एयर को फ्लो कराना चाहते हैं, वो नहीं हो फ्लो पाएगी, वो कारण है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, जो उसका दूर का रिश्तेदार है, वो आंसर आपका सही नहीं होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखिए, नेक्स्ट अगेन कॉमन सेंस बेस्ड सवाल। अब आपने हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तो नहीं पढ़े, ठीक है ना, आपने तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़े, जो एनवायरमेंटल साइंस बैच वाले हैं वो लोग पूरा पढ़े, लेकिन जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़े हो सिविल वाली, उसमें तो हजार्डस वेस्ट है ही नहीं सिलेबस में। अगर सवाल एनवायरमेंटल साइंस में आता है तो देखो कॉमन सेंस से भी कुछ कुछ चीजें आंसर की जा सकती है, कि एज पर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स ऑफ 2016 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इंपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट्स फ्रॉम एनी कंट्री shall not be permitted for which of the following options, कि किसी कंट्री से हजार्डस वेस्ट आना परमिट कब नहीं होगा? रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर आप उस हजार्डस वेस्ट को कहीं से ला रहे हो, उसका रिड्यूस या रीयूज या रिसाइकलिंग करना चाहते हो, इट्स अ गुड थिंग, तो वी कैन परमिट इट। डिस्पोजल इन अबंडेंट माइंस, भाई हमारी अबंडेंट माइंस में किसी दूसरी कंट्री का वेस्ट आके क्यों डंप होगा? वो हमें अगर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इट इज बी, मतलब बी बिल्कुल सही है कि भाई यहां पे हम परमिट नहीं करेंगे। सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स, व्हाई वुड वी यूज आवर लैंडफिल्स टू डिस्पोज देयर वेस्ट? लॉजिकली नॉट करेक्ट, कि उनका हजार्डस वेस्ट है, वो हमारे यहां लैंडफिलिंग क्यों हो रही, हमारे यहां ऑलरेडी लैंड लिमिटेड है। तो सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स, नो, नॉट एट ऑल। यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग, अगर हम उस हजार्डस वेस्ट का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, किसी उसको काम में लाना चाहते हैं, तब हम उसको अपने यहां परमिट कर सकते हैं। कब परमिट नहीं कर सकते? अगर हमारे यहां वो किसी भी तरीके से डिस्पोज करने के लिए ला रहे हैं, अपने कंट्री में डिस्पोज नहीं करके हमारी कंट्री में डिस्पोज करने के लिए वेस्ट को लाया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। आप अपनी कंट्री में डिस्पोज करिए, ठीक है। तो बी एंड सी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन कौन से करेक्ट है? ये गेट 2022 का 2 मार्क का एमएसक्यू है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी प्रोसेस्ड बायोलॉजिकली प्रिफरेबली इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी एट द सोर्स ऑफ जनरेशन। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा ही, बस इसमें डी लगा है, इसमें डायरेक्ट सेंट्रलाइज्ड लिखा है। क्या मतलब है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का? आइए समझते हैं। देखो, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो वेस्ट जनरेट हुआ है बायोडिग्रेडेबल, खास करके कोशिश यही की जानी चाहिए कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वहीं के वहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिकम्पोज करवा ली जाए, जैसे कंपोस्टिंग वगैरह, और उसको वहीं पे गार्डनिंग, खाद वगैरह के फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया जाए उसको। क्या होता है, देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, उनका ट्रैवल टाइम होगा और फिर प्रोसेसिंग में और टाइम लगेगा, उतने टाइम में वो डिकम्पोज होना और एनवायरमेंटल न्यूसेंस कॉज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तो निरंतर डिकम्पोज हो रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, प्रिफरेबली ऐसा होना चाहिए कि एक लोकेलिटी है, छोटी सी लोकेलिटी, वहां पे जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो वहीं के वहीं डिकम्पोज होना शुरू हो जाए, और वहीं के वहीं कुछ एक प्रावधान हो, कुछ उनके पास एक जरिया हो जिससे वो वहीं पे उसको कंपोस्टिंग वगैरह कर दें, बेस्ट वही होता है। और उसी से फिर खाद, मैन्योर वगैरह बनेगी, तो आसपास में अपने गार्डन्स वगैरह में, गमलों में इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों में कर लेंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड करना इन चीजों को जरूरी है। इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर भी लोड कम आएगा, और बायोलॉजिकली एक्टिव जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो वैसे ही खट खट डिकम्पोज होने लग जाते हैं तुरंत, तो वो बहुत एनवायरमेंटल न्यूसेंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर कभी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 26 जनवरी पड़ गया, उस दिन कोई काम नहीं हुआ,
तो वो दिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूं ही पड़ा रह गया। अरे तो यूं ही पड़ा रह गया, अगर मान लो वेस्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि किसी वजह से डिले हो गया, तो वो एनवायरमेंटल न्यूसेंस बहुत ज्यादा कॉज कर सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज विल ऑलवेज बी प्रिफर्ड। तो इसीलिए ए इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। यूज्ड सैनिटरी पैड्स एंड नैपकिंस should be wrapped and disposed into domestic hazardous waste containers. Are they hazardous? Do you understand the meaning of hazardous? क्या सैनिटरी पैड्स या फिर नैपकिंस जो होते हैं, क्या ये सब hazardous वेस्ट की कैटेगरी में आ रहे होंगे? नहीं, राइट? ये बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं बस, बट दे आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ hazardous वेस्ट, तो इसीलिए नॉट करेक्ट। Non-biodegradable components with a heat content more than 1500 kilocalorie per kg। अब एक जनरल सेंस में बोल रहा है more than this value, मतलब जिसका हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब ये है उसको आप पावर जनरेशन में यूज कर सकते हो, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, या फिर रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, मतलब जो कचरा है, रिफ्यूज है, उस कचरे से, उस ट्रैश से आपने फ्यूल तैयार किया है, तो रिफ्यूज डिराइव फ्यूल बोलते हैं। आरडीएफ पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको आप बारबेक्यूज में, आग वगैरह में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और डी, दीज आर करेक्ट। तो ये दो ऑप्शन हमारे हो गए करेक्ट यहां पे एमएसक्यू में। अगला सवाल 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेटेड वेस्ट कैटेगरी अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के कैटेगरी में नहीं आता? बायोमेडिकल वेस्ट को माय डियर्स कलर कोडेड किया जाता है। कलर कोड क्या आता है कि येलो कलर का वेस्ट में क्या होगा, व्हाइट में क्या होगा, ब्लैक में क्या होगा, ब्लू में क्या होगा, ये 4 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट, उसके बाद ब्लैक कार्बोइड्स भी होते हैं, ब्लू भी होता है, और रेड भी होता है, ठीक है, और येलो भी होता है। ये सब कलर्स होते हैं। और इनमें से जो कलर नहीं है एक्चुअली वो ये है ग्रीन, ग्रीन नहीं होता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेटेड वेस्ट कैटेगरी? तो दिस इज नॉट अ वेस्ट डेजिग्नेटेड कैटेगरी। अगर हम अलग अलग वेस्ट की एक इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करिए, बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट की कैटेगरीज हैं, देखो येलो में क्या क्या आएगा, रेड में, व्हाइट में और ब्लू में क्या क्या आएगा। जो मैंने ब्लैक बताया ना, ब्लैक, वो ब्लैक कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में नहीं, वो अलग से ब्लैक कार्बोइड्स को लिया जाता है। प्लास्टिक कार्बोइड्स होते हैं जिनमें कुछ मेटल्स वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। बाकी ग्रीन ऐसा है जो कहीं पे भी नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हो कैटेगरी ऑफ वेस्ट, बीएमडब्ल्यू कैटेगरीज, येलो में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड कर लेना कैसे इनका ट्रीटमेंट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला, ठीक है। ये भी कंटिन्यूएशन में है पूरा, ठीक है। रेड है, फिर वाइट है, और फिर ब्लू है, ठीक, और फिर ये ब्लू है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक, राइट। तो पॉसिबिलिटी है अभी इस बार आने की। लेट्स कंटिन्यू, राइट। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2023 का है, 1 मार्क एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरीज: डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, sludge from wet scrubbers of hazardous waste treatment processes, chromium bearing residue and sludge from leather tanneries. Which one of the following options correctly represents the waste categories not covered under hazardous and other waste management rules of 2016 of Government of India? मतलब ये जो आपकी कैटेगरीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सा hazardous waste management rules के अंतर्गत नहीं आता? तो पहला, माय डियर, इट इज डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। व्हाई? इवन दो इट इज रिटन हजार्डस वेस्ट, ये जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है, यानी कि घरों से निकलने वाला जो हजार्डस वेस्ट है, जैसे कि बैटरीज वगैरह होता है, थर्मोमीटर्स में से मर्क्यूरी वगैरह हो सकता है, एंड सो मेनी अदर हजार्डस थिंग्स। देयर कैन बी रैट किल्स, देयर कैन बी हिट स्प्रे की बॉटल्स, ये सब हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है जो घरों से निकलता है। तो इसके लिए जो प्रोविजंस हैं
it is included in solid waste management rules of 2016. ये उसमें इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया गया है, तो अलग से हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक। दूसरा है न्यूक्लियर वेस्ट, जिसके लिए सेपरेट रूल्स है। न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसके लिए सेपरेट रूल्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो वो इसकी कैटेगरी में नहीं आता। बाकी जो हजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग के दौरान जो स्लज बनता है तो वो आता है इसमें। क्रोमियम वगैरह, जो क्रोमियम इज अ हैवी मेटल, इज अ हजार्डस मेटल, सो वो सब इसमें आ जाता है। तो 1 and 2 ओनली इज अवर आंसर। ठीक, ये इसमें नहीं आता, नॉट कवर्ड। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डेफिनेटली कवर्ड। ओके, इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, नाउ मैच दिस अगेन। इवन इफ यू डोंट नो अबाउट ऑल दी प्लास्टिक्स, स्टिल यू विल बी एबल टू टेल द आंसर। वैसे ये आप लोग जानते हो, ये पूरा टेबल हम देखें, 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, वो जियो मेम्ब्रेन फॉर लैंडफिल लाइनर्स में इस्तेमाल की जाती है। लैंडफिल के लाइनर्स को बनाने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो होती हैं वो गार्बेज बैग्स, बबल पैकेजिंग, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। जो पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट जो होता है, पेट बॉटल जिसको बोलते हो शॉर्ट में, तो वो होती हैं आपकी वाटर बॉटल्स, जो जनरल वाटर बॉटल्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वाटर बॉटल इज देयर, तो आप जनरली देखोगे तो इसके नीचे यहाँ पे PET लिखा रहेगा, PET लिखा हुआ है। तो आप अपनी बॉटल्स में भी देखेंगे तो वहां पे PET लिखा रहेगा, तो ये पेट बॉटल्स होती है। फिर पॉलीस्टाइरीन, ये थर्मोकोल का ही दूसरा नाम है। फार्मास्यूटिकल बॉटल, स्टायरोफोम कप्स, ठीक है, जिसमें कॉफी चाय वगैरह पीते हैं, तो उस तरह के कप्स वगैरह भी इससे बनते हैं। तो इसके लिए मैच करा के देख लो आप। P का हो गया 4, तो आइदर दिस विल नॉट बी द आंसर, दिस विल नॉट बी द आंसर, आइदर दिस और दिस। Q का हो गया 1, R का 3 और S का 2, तो A इज योर आंसर। ओके, राइट। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरह के सवाल MSWM से पूछे जाते हैं। और देखिए और किस तरह के सवाल हैं। ये है गेट 2023 का 2 मार्क MSQ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about aerobic composting of organic fraction of municipal solid waste. The majority of the odor problem in an aerobic composting process is due to the development of anaerobic conditions within the compost pile. मतलब स्मेल क्यों आती है कंपोस्टिंग के दौरान? अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हो एरोबिकली, उसके बावजूद भी स्मेल आना, इसका मतलब है उसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट इन द वेस्ट विल कंप्लीटली बायोडिग्रेड इन 14 डेज। 14 दिन में सब कुछ बायोडिग्रेड होगा? नहीं, टेक्निकली 100% डिकम्पोजिशन माय डियर्स टेक्स प्लेस इन अ मच लॉन्गर टाइम। मैथमेटिकली इनफाइनाइट टाइम, प्रैक्टिकली मच लॉन्गर टाइम। BOD की इक्वेशन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है। At high carbon by nitrogen ratio, high carbon by nitrogen ratio मतलब carbon is very high as compared to nitrogen. तो अमोनिया would be released and biological activity may also be impeded. अमोनिया नहीं, जब नाइट्रोजन लिमिटिंग है और कार्बन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में बनता है वो रिलीज होता है। जब कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो कम होता है और नाइट्रोजन एक्सेस में होता है तब अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया या अमोनियम के फॉर्म्स में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस वुड बी 50 to 60%, वुड बी 50 to 60%। ये बिल्कुल सही डेटा है, आगे भी देखते हैं। लोअर मॉइस्चर वुड स्लो डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही बात है। एक्सेसिव मॉइस्चर विल मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन एरोबिक कंडीशंस, ये भी सही बात है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा तो हवा या एयर उसके बीच बीच में उतनी ज्यादा नहीं मिल पाएगी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1 and 4 आर करेक्ट। ये ए ऑप्शन, इसका मतलब 2 and 3 आर इनकरेक्ट भी सही है। 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। तो ए एंड बी माय डियर्स आर आवर आंसर्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ये देखिए, और इसके बाद
लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 में एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और बताइएगा, वो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ सिटी जनरेट्स ऑन एवरेज 1000 metric tons per day of municipal solid waste and follows integrated waste management system। ठीक है, 15% of the total waste is recycled, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वेस्ट, 1000 metric tons per day। ठीक है भाई, और 15% उसका रिसाइकिल हो रहा है। 40% of the total waste is used to produce the compost, अच्छी बात है। 25% of total waste is converted to refuse derived fuel, ठीक है, and with 80% efficiency, ठीक। Remaining is disposed of in a sanitary landfill, ठीक है, हम ये निकाल लेंगे कितना sanitary landfill में जा रहा है। The calorific value of RDF is 15 million joules per kg, which is further used to generate the electricity, ठीक है। The electrical energy that could be generated from RDF with a thermal to electrical conversion efficiency of 20% is कितना, in megawatt hour per day, rounded off to 2 decimal places, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। 1000 metric tons है, तो आपका जो RDF में आप RDF प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, RDF प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1000 metric tons per day, या simply you can say tons per day, you can simply say tons per day, ठीक। and then 25% of the total waste is converted to refuse derived fuel, तो into 0.25, that's equal to 250 tons per day, ठीक, with 80% efficiency। तो 25% of the total waste is converted to refuse derived fuel with 80% efficiency, तो इसका भी 0.8 करेंगे हम, इसका भी 0.8 करेंगे, तो 250 इंटू 0.8 करेंगे तो हो गया 200, तो 200 tons पर डे ऐसा। रिमेनिंग इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द RDF, सो ये RDF है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 15 मिलियन जूल, सो हाउ मेनी कैलोरीज प्रोड्यूस्ड, calories produced or energy produced in kilocalories or calories, so that would be 200 into 10 to the power 3 kgs per day multiplied with 15 megajoules per kg, यानी कि 15 into 10 to the power 6 joules per kg, let it be megajoules, no problem, 15 megajoules per kg, all right, which is further used to generate the electricity, so we'll calculate that also। तो पहले ये kg काटिए, इतने मेगा जूल्स पर डे हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा जूल्स पर डे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी इससे, वो निकालिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड is equal to 3 into 10 to the power 6 megajoules per day multiplied by 0.2, 3 2 हो गया 6, यानी कि 0.6, यानी कि 0.6 into 10 to the power 6 मेगा जूल्स, है ना, पर डे, इतना। अच्छा, अगर ये मेगा जूल्स पर डे में हमें चाहिए मेगावाट आवर पर डे में, तो वो कितना हो जाएगा। नाउ 1 मेगावाट आवर is equal to 3600 megajoules, ये कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को याद रखिए, या 1 किलोवाट आवर इज 3600 किलो जूल्स, और 1 किलोवाट आवर इज सिंपली 3600 जूल्स, दैट इज द कन्वर्जन। अब बस इसी को यहां पे यूज करते हैं, तो ये हो गया आपका 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा जूल्स पर डे डिवाइडेड बाय 3600 megajoules in 1 megawatt hour, ऐसा, बस इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो इससे डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 0.6 इंटू 10 टू पावर 6, यानी कि 6 इंटू 10 पावर 5 हो गया ये, और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 166.67 मेगावाट आवर पर डे।
दैट्स आवर आंसर। ऑफिशियल आंसर की अगर हम देखें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18th सॉरी 18 क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की है 165 से 168। इसका है 165 से 168, दैट इज द ऑफिशियल आंसर की। एक रेंज है और एग्जैक्ट आंसर इज 166.67। अब जो अगला क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको सॉल्व करके आप जरूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा। अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क NAT है। अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सैंपल इज गिवन बिलो। कार्बन 48% बाय वेट, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 35%, नाइट्रोजन 6%, एशेस 5%। फॉर 1 kg ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्न्ड, अगर 1 किलो आप बर्न करते हो जिसका 48% कार्बन सॉरी 6% हाइड्रोजन, 35% नाइट्रोजन, 6% नाइट्रोजन और 5% ऐश है, तो assuming that air contains only nitrogen and oxygen, maximum CO2 emitted is how much in kgs rounded off to 3 decimal places। ठीक है, इस सवाल का आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है नीचे जरूर से लिख करके बताइएगा। और ये आपके वो सारे सवाल हो गए जो एनवायरमेंटल साइंस में सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में पिछले 3 सालों में पूछे गए। ऑल क्वेश्चंस वी हैव डन and we have learned a lot of new things which will be used in your upcoming exam for sure। पक्की बात है, ये आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी और साथ ही साथ एनवायरमेंटल साइंसेस के पेपर में भी, दोनों में आपको मदद करेगा। तो हो गया ना, एक तीर से 2 निशान। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम एंड वी विल ऑल्सो कंडक्ट मैराथन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑन 29th। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो बाकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का आपने डिमांड की थी एक पूरे फुल फ्लेजेड कोर्स की, वो भी लॉन्च हो चुका है। मेड इजी प्राइम की वेबसाइट में आप जाकर के एनरोल कर सकते हो। चलिए, तो दिस इज ऑल इन दिस GTQ। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।